फिर आप उन नौजवानों की ज़हनी सतह सर कैसे ठीक हम करेंगे जिनका पूरे का पूरी जो डायरेक्शन है वो मनी है। मैं आपकी मिसाल देना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से यही सवाल किया CSS क्यों करना चाहते हैं, उनका सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर वो सिस्टम ठीक हो जाए तो आप में से एक बंदा भी वहां जाए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा। अगर वो सिस्टम ठीक हो जाए हमें एक भी ना जाए, अट्रैक्शन निकल जाएगी ना, वो मनी अट्रैक्शन है, वो पावर्स, बिल्कुल। अच्छा वो अब्यूज करना। अब मुझे ये बताइए कि अगर सोसाइटी की सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ही पैसा है, अथॉरिटी, और अथॉरिटी नहीं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, तो उसको कैसे आप ज़हनी इस्तात, फिर हमने तो वो सबसे काबिल लोग लेके आए थे जिनकी ज़हनी इस्तात सबसे अच्छी थी, हमने तो हजारों में से चंद सौ निकाले थे। या हजारों में से निकाले थे ना, वैसे करोड़ों में से भी निकालते हैं। असल में जब फलसफा आता है ना तो वो कम्युनिटी को स्वीप कर देता है। ठीक है, आइडियोलॉजी की इतनी बड़ी ताकत है कि जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर जा रहे हैं। मैं इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पर्पस सेटिंग और ओवरऑल एक्यूमुलेटिव। आजकल तो खान साहब कहते हैं कि अगर आइडियोलॉजी नहीं है तो इंसानियत, सब ज्यादा फोकस इमरान खान आजकल आइडियोलॉजी पे करते हैं। वैसे मैं उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ। मैं उनके बारे में यही कहता हूँ कि आप शराब खाने में जाएं और बैठ के कहीं मुझे साफ गिलास चाहिए, किसी का झूठा ना हो, उस पर शराब के कतरे हो सकते हैं, तो ये फलसफा ही गलत है। आप गलत जगह बैठे हुए हैं। साफ गिलास चाहिए तो सबसे पहले आप इस बाहर से बाहर आए। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट यू नो, बट ही इज अनदर प्रोपोनेंट ऑफ आवर सिस्टम। तो वो वही थी अनदर एग्जांपल कि हमें कितना डिम डाउन कर दिया जाता है, देन वी फाइंड द राइट्स इन ऑल द रॉन्ग्स। सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, Is it a problem of philosophy? Yes, it is a problem of philosophy. Psychology तो बहुत बात की बात है, फलसफे से नफ्सियात मुरत्तब होती है। So हमारी जो जनरल ग्लोबल फिलॉसफी है ना वो सेंट्रलाइज टूवर्ड्स इंडिविजुअल है। इसको एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं फिलॉसफी में। ठीक, एंथ्रोप का मतलब है कि इंसान खुद, द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग। अब दुनिया को जब ये रीसेंट वाकया हुआ है, वो 3-4 ओके लेट्स टू बी एग्जैक्ट 1600 की आखिरी जो स्कॉलर्स थे ना, जो यूरोप के फिलोसफर्स थे, 1700 चले बिफोर, राइट ऑन द ब्रिंक ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, इन लोगों ने फॉर सम रीजन ह्यूमन बीइंग को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स डिक्लेयर कर दिया था। ठीक, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। जब ह्यूमन बीइंग सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है फॉर सम, आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, इसको जैसे ही डिक्लेयर करेगा एक इंसान फलसफे में, अपने सब कॉन्शियस बिहेवियर उसका पे बनना शुरू हो जाएगा कि मैं हूं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। फिर उस पर कुरान की आयतें भी फिट करेगा, वही वाली निकाल करेगा। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया कि अपने आप को मुफ्त में कोई हाइप ना दे देना, तुमसे बेहतर मखलूकात मैंने बनाई हुई। ठीक है, ये पाकिस्तान में आपने नोट किया अशरफुल मखलूकात का कॉन्सेप्ट है, जो कि इस्लाम में नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती डाला ताकि हमें ना पीक ऑफ द पीक मिल जाए। ये यूरोप से ही रहा था फलसफा। जैसे ही आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हो गए, ऑल ऑफ अ सडन नाउ यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग इन द प्लैनेट। ओके, यूनिवर्स की सबसे जरूरत है। तो जानवर क्या, अल्लाह ताला की खुदाई ताकतें क्या, अल्लाह हिमसेल्फ, खुदा बारी ताला हिमसेल्फ, वो भी हमारा नौज बिला सबसर्विएंट बन जाता है अगर हम फलसफे में इंडिविजुअल को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कर देंगे। हमारे लिए अल्लाह ने सब कुछ किया, इसका मतलब वी आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन द डिवाइन डिक्री ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिमसेल्फ। इतना खिलाफ हूं मैं इस इंडिविजुअलिज्म की। इंडिविजुअलिज्म एक छोटा सा बच्चा उसने पैदा किया, फिर जब आप पहले ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स होंगे तो उसके बाद आएगा फिर आप बादशाह सलामत को फिर बाकी की चीजें भी चाहिए। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वेयर इट कम्स फ्रॉम, बिकॉज इस्लाम ने दोनों चीजों का आंसर दे दिया था। एक तो अल्लाह ताला ने आदम की कहानी सुना के कहा कि बेटा आप लोग जन्नत में पैदा हुए थे, जन्नत के लिए बने थे, जन्नत में आपका सारा कुछ रिहाया है आपकी, आप में हर एक को अपना अपना प्लेनेट मिलना है। उस प्रोजनी ने यहाँ आके जन्नत तो प्रैक्टिस करनी थी, तो ठीक है। सो इनसेशिएबल डिजायर ऑफ पावर, इनसेशिएबल डिजायर ऑफ बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द होल प्लेनेट तो आनी थी हमारे साथ। उसको कर्ब करने का नाम इस्लाम था, इन्होंने उसको चैनल कर दिया इंडिविजुअलिज्म के अंदर डाल के, हाँ ये तो काम ही हमारा यही है। इसलिए आप देखेंगे नंबर 2 तो टॉप 2 इंडस्ट्रीज ऑफ द प्लेनेट वो कौन सी हैं? आर्मामेंट्स नंबर 1, हथियार बनाने की, पावर की इंडस्ट्री। नंबर 2 कौन सी है? कॉस्मेटिक्स, खूबसूरत लगने की, और कॉस्मेटिक्स की 99% कंज्यूमर और खवातीन है, और पावर की 99% कंज्यूमर्स मर्द हैं। और इसके बाद की जो इंडस्ट्रीज है ना वो जमीन आसमान का फर्क है नंबर 2 और 3 में। ये दो इतनी डिटर्मिनेट बिहेवियर दिखाती हैं कि हम करते हैं, हम कर क्या रहे हैं इस वक्त दुनिया में, कभी भी ऐसा नहीं था। ये पिछले 250 सालों से ये काम हमने शुरू किया है। कॉस्मेटिक्स कर क्या रही है? कॉस्मेटिक्स मुझे एक मफरूजा दे रही है कि मैं 50 साल की नहीं हूं, मैं 22 साल की हूं। अब मैं हूं 50 साल की, मगर मुझे 22 साल लगने का शौक है, तो ऑब्वियसली मेरा IQ डिम से डिम हो रहा है। मैं 50 साल भी रखते हैं और सोच और किताबें खोलूंगी नहीं,
मैं 50 साल वाली हूं, मैं घूमू फिरूंगी नहीं, ठीक है, बिकॉज मैं तो 22 साल वाली हूं. सो ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू ट्राइंग योर बेस्ट टू बिकम हाफ योर एज, तो जाहिर आपका विजडम भी प्लमेट होना ही होना है. बिल्कुल, ये 50% ऑफ ऑल प्लेनेट की बात बता रहा हूं, खवातीन की. अब मर्द भी उतने ही इन्फ्लुएंस्ड हैं कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री से, बनाई भी उन्होंने ही है. इट इज एन इनसेशिएबल डिजायर टू लुक गुड एंड टू बी द सेंटर ऑफ द अटेंशन. यस इट इज, बट देन it is a devastating psychology for the person who is going to be the affectee, especially your dependents downstairs. अब दूसरा काम जो हमने वो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म के फलसफे के अंदर अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स किया. मैं पहले दोनों चीज़ें वो कुरान पाक की बता दूं ताकि किसी के ज़हन में ये ना आए कि हाँ हमें तो अशरफुल मखलूक़ात है. अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में कह दिया कि ओ बनी आदम, तुम्हें अक्सर मखलूक़ात के ऊपर बरतरी दी है. सब पे अल्लाह ने कसीरों मिम्मन खलकना का लफ्ज़ यूज़ किया कि ज़्यादातर के ऊपर तुम्हें बरतरी है. इसका साफ ज़ाहिर था अल्लाह ताला के यहाँ कोई अल्फाज की कमी तो नहीं है. अल्लाह ताला कुल्लू भी बोल देते, मगर अल्लाह ने कहा कसीरों मिम्मन खलकना, कि जो जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं उसमें से ज़्यादातर के ऊपर तुम्हें ज़मीन और पानी के ऊपर बरतरी दे दी है. इसका मतलब है कि लेफ्ट फॉर योर ओन इमेजिनेशन के एटलीस्ट तुम्हारा ये बिगेटरी का कॉन्सेप्ट कर्ब हो जाए कि तुमसे बेहतर भी कोई चीज़ हो सकती है. दूसरा जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर आया था कि मेरे लिए इंडिविजुअल जो है ना, मैं एक एक्सेप्शनल रैंक लेके आऊँ, वो हमारा ये टेक्नोलॉजी ने तड़का लगाया और 4 चांद लगा दिए. और मैं अब एक्सेप्शन टू एनी एंड एवरीथिंग जो मैं बनना चाह रहा हूँ, मैं एक एक्सेप्शनल अल्फा, एक्सेप्शनल सिग्मा मेल बनना चाह रहा हूँ. अब वही काम हो रहा है. वो मैं पूरी दुनिया को भूल गया हूँ और सिर्फ मैं अपनी उस यूनिकनेस को प्रैक्टिस करने के लिए मैं बस आउट हूँ तो ऐसे आउट करूँ तो ऐसे करके पूरे कैमरे को देखूँ कि सी आई डिड दिस. ये है वो डोपामीन की सर्ज जो कि पहले कभी भी नहीं थी. मैं आपको मिसाल देता हूँ साइंस में. जो पिछली जनरेशन थी ना 60s और 50s के अंदर, जो एक्चुअली 40s में जो पैदा हुए थे, 60s में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में थे, उनके डोपामिनर्जिक लेवल जो डोपामीन के प्योर लेवल से वो 1.2 नैनोलीटर पर मिलीग्राम थे. बहुत एक्सेप्शनल सेलिब्रिटी होगा तो 2 नैनोलीटर पर मिलीग्राम हो गए. मेरे और आपके 30-35 नैनोलीटर पर मिलीग्राम है. और मेरे जो बच्चे इस वक्त पैदा हुए, जो इस वक्त छोटे बच्चे स्कूल में, उनके 412 नैनोलीटर पर मिलीग्राम है. प्योर ये जनरल डोपामिनर्जिक लेवल. इसको मॉर्फिक रेजोनेंस बोलते हैं कि कैसे इंसान पूरी कम्युनिटी के अंदर एक खास केमिस्ट्री को एम्पलीफाई करना शुरू होता है खुद ही, बगैर सिर्फ पैदा होना काम है मेरा. पैदा होगा उसके बाद 3-4 सालों के अंदर और आप खुद सोचें 11-12 शहरों में ये सेल फोन्स, बाकी का पाकिस्तान तो गांव है, उनके पास कौन से सेल फोन लैपटॉप्स हैं. तो इतना बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो जाता है कि इतने एक सेल्फिश क्रीचर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कर रहा है और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ का आम सा बच्चा जो कि गांव में पल रहा है इस वक्त. यही वजह शायद गांव की और शहर की जिंदगी में जो फर्क है, इसी वजह से जी गांव की जिंदगी अभी भी रेमिनिसेंट टू 1000 years ago वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ. सो मैं वही तो कहता हूँ कि अगर हमें जेन्युइन लीडरशिप आएगी ना तो लो सोशो इकोनॉमिक क्लास से आएगी. क्यों उसके पास ये तो प्लेटो वाली बात कर रहे हैं. मिडिल क्लास आएगी तो वो बेहतर नहीं, वो मिडिल क्लास के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस था. एक्चुअली पूरा ग्रीस ही मिडिल क्लास पे फोकस था, क्योंकि प्लेटो खुद मिडिल क्लास का था. कंटिन्यू करते हैं. जी रेहान हमारे साथ मौजूद है. रेहान क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा सवाल ये आज के टॉपिक मौजू के हवाले से कि जो नौजवान कामयाब है उनको ये टेंशन है कि हम अपनी जो हमारी दौलत या जिस वजह से हम कामयाब है उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, और जो नौजवान कामयाब नहीं उनको ये टेंशन है कि हम अपना फ्यूचर कैसे सेट करें. तो बेहतरीन जो रास्ता है इन दोनों के दरमियान का वो क्या हो सकता है? थैंक यू वेरी मच रेहान, आपका सवाल आ गया. वही बात जो हम मनी सेंट्रिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि कामयाब का मतलब इन्होंने पैसा ले लिया. अगर अल्लाह ना करे ये भी बड़ा वैलिड सवाल है कि हम कामयाब मानेंगे किसको. जी हाँ, जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है ना बेसिकली वो एक इंडिकेटर है कि फलसफा क्या है हमारा, और वो तो इंडिविजुअल तय करेगा उसकी. नहीं, असल में नहीं करता ना वो. जितने मर्जी हम जोर लगा लें, ह्यूमन बिहेवियर है क्यूमुलेटिव ही. हम हर्ड फिलॉसफी के अंदर ही रहेंगे. जो जत्था जिस तरफ मूव करेगा हम भी उस तरफ मूव करेंगे. उसी के अंदर से फिर डेरिवेटिव निकालेंगे सक्सेस क्या होती है. उस जत्थे के अंदर जो ज़्यादा तगड़ा होगा वो सक्सेसफुल होगा, जिसको ज़्यादा औरतें मिल रही होंगी वो सक्सेसफुल होगी, उससे ज़्यादा अटेंशन मिल रही होगी वो सक्सेसफुल होगा. मगर डिटर्मिनेंट फोर्स जो है वो जत्थे की फोर्स ही है.
सो जो जत्थे को सबसे पहले तो खड़ा हो जाए कि भाई मैं नहीं दौड़ा हूं, पता नहीं कहाँ जा रहे हो तुम लोग, सब घूमना शुरू हो गए तो मैं भी घूमना शुरू हो जाऊं। असल में हम कामयाबी की डेफिनेशन लेते ही हर्ट्स हैं। शऊर की सतह पे आने पे सबसे पहला गिफ्ट ही आपको मिलता है नबी अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया को। आप देखें कि अल्लाह ताला ने पहले एक आइसोलेशन की फेज से ट्रेन करके गुजारा। गारे हिरा को पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया, पता ही नहीं, किसी से भी पूछें किसी मुसलमान से कि गारे हिरा में, फॉर एग्जांपल मैं जाना शुरू कर दूं किसी एक पहाड़ के कोने में, तो मेरे तो घर वालों ने मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना, पागल हो गए। हाँ बिल्कुल। मगर नबी अलैहिस्सलाम ने और हर नबी ने अल्लाह ताला ने एक खास एज से गुजारा उसको, एज ऑफ आइसोलेशन के अंदर से। और वो किस मौके पे, जब वो 32 से 33 साल का था और उसके बाद से 40वें साल तक। हाँ, नबूवत के भी 40 साल लगे ना। किसी भी नबी को अल्लाह ताला ने 40वें साल से पहले नबूवत नहीं दी। अच्छा। ये पाकिस्तान में अकेला स्कूल ऑफ थॉट है, पता नहीं किसने कलमकारी कर दी कि ईसा को 32वें साल में नबूवत दे दी। हालांकि उनको भी 40वें साल ही मिली थी। 40वें साल में साइंस को आप पता है कि ब्रेन के अंदर जो आपका पाइनियल ग्लैंड है वो फाइनल हार्डवेयर चेंज करता है। अच्छा। 3 दफा ब्रेन हार्डवेयर चेंज करता है, एक 30वें साल में, एक 12वें साल में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और 40वें साल में। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी इशारा फरमाया था कि उसको 40 साल तक हिदायत नहीं आई, फिर नहीं आई, फिर नहीं आएगी। Okay, इतना बड़ा वाकया हो गया तेरे साथ, तुझे अभी भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं आ रही। 40वें साल में होता क्या है, द एक्चुअल एज ऑफ विजडम बिगिंस, यू ऑल ऑफ अ सडन लूज द ह्यूमर ऑफ थिंग्स। आपको बाकी के तमाम जितने भी शौक थे वो छिछोरे लगना शुरू होते हैं, आपके दोस्तों की वो वाली बातें जो आप खुद करते थे सतही लगना शुरू होते हैं।